हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरांडा आईएएस। दिस इज सुप्रिया। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो जहां पे हम उसका एनालिसिस करेंगे यूपीएससी के एंगल से। और क्योंकि वरांडा आईएएस के साथ इस प्लेटफॉर्म पर हम सिर्फ न्यूज नहीं पढ़ेंगे, उनका मीनिंग भी समझेंगे। इफ आई हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द पॉइंट्स विच वी हैव टू डिस्कस टुडे, तो उस पर भी एक नजर डाल देते हैं। पहला पॉइंट है इंडिया और यूएस के बीच में लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। दूसरा है एक वेलपुर गांव की कहानी जहां कम्युनिटी एफर्ट्स ने चाइल्ड लेबर को खत्म कर दिया, एक मॉडल जो सोशल जस्टिस के लिए मिसाल बन सकता है। तीसरा विषय है भारत माता के स्लोगन पर जो एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है उसके बारे में है। फोर्थ इज अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने संविधान की कास्ट, पॉवर्टी और इनजस्टिस पर एक बहुत ही नजरअंदाज ना करने की बात की है। इफ वी टॉक अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, इट्स अबाउट द इंडिया और यूके, उनके बीच में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुआ था, उनके बारे में है। एंड द सिक्स्थ वन इज एआई इन हेल्थ केयर, उसके बारे में, जहां पे हम ह्यूमन ओवरसाइट इज द की ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे। जब मशीन इंसान का डॉक्टर बन जाएगा तो एथिक्स और रेगुलेशन कितना जरूरी है, वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब यूपीएससी के सिलेबस की बात करेंगे तो जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसे टॉपिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। और एथिक्स में भी आप कुछ केस स्टडीज मेंशन कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन टुडेस सेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे मुद्दे से जो इंडिया यूएस के स्ट्रेटेजिक ट्रेड टाइज के नए चैप्टर लिखना जा रहा है। लिमिटेड ट्रेड डील यानी मिनी ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ समझेंगे हम इस आर्टिकल में। जो करंट नेगोशिएशन है इंडिया और यूएस के बीच में, एक लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। नवंबर 2025 तक फाइनलाइज हो सकती है, लेकिन कुछ स्टिकी इश्यूज जैसे एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस अभी भी बॉटलनेक्स बन रहे हैं। ये डील जो है फुल फ्लेज्ड एफटीए नहीं होगा, बल्कि एक टारगेटेड एग्रीमेंट है जो दोनों देशों, मतलब दोनों कंट्रीज को स्पेसिफिक सेक्टर्स में टैरिफ के बैरियर्स हटाने पे फोकस करता है। इसका अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो थोड़ा पीछे चलेंगे, 2018-19 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के स्टील पर भी 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ लगाया था नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। इंडिया ने भी रिटेलिएशन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को काउंटर टैरिफ लगा दिया था। टिट फॉर टैट टैरिफ और दोनों को इकोनॉमिक वे में बहुत इफेक्ट कर गया था। अगर हम जीएसपी रिवोकेशन की बात करेंगे तो 2019 में यूएस ने इंडिया को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जीएसपी लिस्ट से हटा दिया था। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स पर। लगभग अराउंड $5.6 बिलियन के एक्सपोर्ट्स इससे अफेक्ट हुए थे। अभी इस डील के जरिए इंडिया चाहता है कि जीएसपी प्रिविलेजेस को भी बैक टू द लिस्ट लाया जाए। अब ये जो है, ये डील उन एमएसएमईज के लिए भी बहुत क्रूशियल होगी जो हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल और एग्री प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। और जियोपॉलिटिकल एंगल से भी अगर इसको देखोगे ना तो चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए इंडिया यूएस का इकोनॉमिक अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है। हम जब भी लिमिटेड ट्रेड डील होगी वो 2025 नवंबर में फाइनलाइज होने की बात हो रही है। हमने देखा कि एग्रीकल्चर एंड डेयरी जो है वो अभी भी बॉटलनेक के टॉपिक्स हैं। सो लेट्स सी वेयर दिस डील टेक्स अस। एक डील तभी इंपॉर्टेंट होती है जब उनका इनफैक्ट दोनों तरफ से इनको इम्पैक्ट होता है, स्ट्रेटेजिकली भी और इकोनॉमिक भी। अब इस इंडिया यूएस मिनी ट्रेड डील का सिग्निफिकेंस जो है डॉलर टर्म्स में नहीं है, बल्कि एक ट्रस्ट के रिवाइवल में भी है। जो रिस्टोरेशन ऑफ ट्रस्ट को हम देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट रहेगा ये, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ट्रंप एरा के टैरिफ्स के बाद इंडिया और यूएस के ट्रेड टाइज थोड़े से स्ट्रेन हो गए थे। अब ये मिनी डील एक अपॉर्चुनिटी जैसे है दोनों देश को रोल बैक करने के लिए, अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए। एक तरह से ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज की तरह आप इसको ले सकते हो। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बूस्ट होगा। दूसरा जो मेजर इम्पैक्ट होगा ना तो वो यही होगा, क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर्स पर हाई यूएस ड्यूटीज लग रहे थे। अब ये डील अगर फाइनलाइज हो जाएगी तो एक्सपोर्ट बैरियर्स भी कम हो सकते हैं, स्पेशली फॉर सेक्टर्स लाइक इंजीनियरिंग, गुड्स, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। अब इससे हमारे एमएसएमई सेक्टर को जो है ना उसमें भी थोड़ा सा मदद मिल जाएगी।
इफ यू टॉक अबाउट द डिप्लोमेटिक बैलेंस, तो इंडिया को एक ट्रिकी बैलेंस बनाना होगा, क्योंकि एक तरफ है हम आत्मनिर्भर भारत जहाँ पे हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करते हैं, और दूसरी तरफ है यूएस की ट्रेड इंटरेस्ट। तो इंडिया को कोई भी डील में अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसको भी मेंटेन करना होगा, और साइमल्टेनियसली पार्टनरशिप भी कहीं ना कहीं डिपेंड करनी होगी। अब फ्यूचर टेम्पलेट्स की बात करेंगे, तो अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाएगी तो ये एक बहुत ही ब्लूप्रिंट बन सकता है फॉर अ लार्जर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएस। और इसे मल्टीलैटरल ट्रेड फ्रेमवर्क जैसे डब्ल्यूटीओ में होता है ना, एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह लिया जाएगा। तो एक छोटी सी ही डील है, बट उसके अंदर देखिए कितना इकोनॉमिक रिवाइवल की पॉसिबिलिटी है, डिप्लोमेटिक बैलेंस का टेस्ट होगा यहाँ पे, और हमारा जो ट्रस्ट रीबिल्डिंग का फॉर्मूला है वो भी आ जाएगा। अब ये सिर्फ ट्रेड नहीं देख सकते, एक स्ट्रेटेजिक हैंडशेक है जिसका इफेक्ट दोनों देशों के जो इकोनॉमिक प्रोफाइल पर पड़ने वाला है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा गांव, एक बड़ा सपना, बचपन बचाने का और भविष्य बनाने का। वेलपुर मंडल की ये कहानी हमें दिखाती है कि जब समुदाय मिलकर काम करता है तो चेंज सिर्फ पॉलिसी पे नहीं, ग्राउंड लेवल से कर सकते हैं हम। वेलपुर मंडल में क्या हुआ, एक हिस्सा एक वक्त तक जब चाइल्ड लेबर के लिए नोटोरियस माना जाता था। बचपन स्कूल के बेंच पर नहीं, होटलों के बर्तन, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, फार्म्स की मिट्टी में मिल जाता था वहां पे। लेकिन कहानी यहीं से पलट गई। कम्युनिटी एक्शन लिया उन्होंने, यहाँ के लोकल लीडर्स, टीचर्स और ग्राम सभा मेंबर्स ने मिलकर एक मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने एक एक बच्चे को आइडेंटिफाई किया जो स्कूल से ड्रॉप आउट है या फिर कुछ काम कर रहे थे, और उन्हें रीइंटीग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू वापस स्कूल में लाया गया। ये था असली फील्ड लेवल इंटरवेंशन, जहां कंपैशन साथ चलता है। तो टोटल बैन एनफोर्समेंट हुआ, लेकिन सिर्फ ट्रैकिंग और इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ही डिफिकल्टीज थे। टीचर्स, सरपंचेस और वो जो गांव के अदर मेंबर्स थे और बाकी के जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वहां पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाया वो कम्युनिटी ने कि नो चाइल्ड लेबर अलाउड। तो ये बना एक रियल लाइफ एग्जाम्पल कि कैसे पॉलिसी ग्राउंड तक काम करनी चाहते हैं। अब इसका रिजल्ट आप देखोगे तो 2 अक्टूबर 2001 में वेलपुर वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड चाइल्ड लेबर फ्री मंडल। अब एक तरह से गांधी जयंती को ये डिक्लेरेशन उन्हीं के सपनों को एक पूरी तस्वीर बना देता है। ये कहानी हमें एक इम्पोर्टेंट इंसाइट देती है यहाँ पे कि चाइल्ड लेबर सिर्फ इकोनॉमिक या लीगल इशू नहीं है, ये एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुद्दा भी है। और अगर वेलपुर जैसे गांव में ये मुमकिन है तो पूरे इंडिया में भी we can do this with the right intent and the community action. This article is very beautiful example of how we can achieve social justice to the vulnerable group of people we always talk about. अभी थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो चाइल्ड लेबर का इशू है वो ब्रॉडर नेशनल कॉन्टेक्स्ट में कैसा दिखता है। किसी एक गांव में नहीं बल्कि पूरे देश में कैसे चाइल्डहुड का कैसे पॉलिसीज का और ये जो डेटा है किससे अफेक्ट करता है उनके बचपन को। इफ यू सी 43.53 लाख चाइल्ड लेबर्स जो सेंसस 2011 में फाइंड आउट किया गया था, मतलब 5 से 14 साल के जो एज ग्रुप में इतने सारे बच्चे जो है चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे। सोचिए इतना बड़ा नंबर, ये सिर्फ स्टैटिस्टिक नहीं है बल्कि हर एक डिजिट के पीछे एक छोटा सा बचपन है जो स्कूल की जगह मजदूरी कर रहा है। और ये डेटा तो अब तक we don't even know the ground reality. This data is ground reality और भी बहुत ही nuanced हो सकती है। We are just talking about the numbers which we have it. 1986 में जो फर्स्ट लेजिस्लेशन हुआ था ना, वो चाइल्ड लेबर पे था, जहां पे चाइल्ड लेबर से लड़ने के लिए सबसे मेजर लीगल स्टेप लिया गया था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत कुछ हजारडस इंडस्ट्रीज में चाइल्ड लेबर को कंप्लीटली बैन किया था। बाद में इस लॉ को 2016 में जो है और एक्सपैंड करके उनको प्रोटेक्शन देने के लिए 14 साल के अंडर जो बच्चे हैं उनको भी पूरी तरीके से कोई भी हजारडस वर्क से बैन किया गया था। 2025 में जो है यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है
उसमें टारगेट है। और अब ये जो ग्लोबल कमिटमेंट की हम बात करते हैं, उनके तहत भी टारगेट है कि 2025 तक पूरे वर्ल्ड से चाइल्ड लेबर साफ होना चाहिए। और इंडिया एज अ सिग्नेटरी इट्स अ ग्लोबल डेडलाइन के अंदर अपने एफर्ट्स को भी इंटेंसिफाई कर रहा है। ये जो फिगर्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ह्यूमन कैपिटल लॉस का रिफ्लेक्शन है। और जब तक हर वेलपुर एक मॉडल नहीं बन जाता, तब तक ये मिशन हमेशा अधूरा रहेगा। ये जो वेलपुर गांव की कहानी हमने देखी, वो उनकी ही जीत नहीं है, ये मॉडल है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसे पूरा भारत सीख सकता है। अब हम समझते हैं इस मॉडल के जो की लेसन्स है, जो पॉलिसी से लेके ग्रास रूट तक काम कर सकते हैं। पहला है कम्युनिटी ड्रिवन, सबसे पहला पॉइंट। वेलपुर ने हमें दिखाया कि ग्रास रूट एक्शंस सिर्फ गवर्नमेंट इंटरवेंशन से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लोगों ने चाइल्ड लेबर को सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं समझा, बल्कि मॉरल इशू बना दिया। और जब समुदाय जागता है तो समस्या का सलूशन भी हम वहीं से निकाल सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट रेप्लिकेबल फ्रेमवर्क, वेलपुर मॉडल एक रेप्लिकेबल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। इसे हम नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्पेशली जहां लर्निंग आउटकम्स और स्कूल के जो रिटेंशन रेट्स हैं लो होते हैं, उसमें हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पोस्ट कोविड रेलेवेंस की अगर बात करें तो पैंडेमिक के बाद कई फैमिलीज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के कारण बच्चों को फिर से काम पर भेजने लगे थे। वेलपुर मॉडल जो है पोस्ट कोविड इंडिया के लिए एक रिहैबिलिटेशन स्ट्रैटेजी बन सकेगी, जहां एजुकेशन, अवेयरनेस और लोकल एनफोर्समेंट को एक बैलेंस अप्रोच मिलेगा। तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि वेलपुर हमें सिखाता है कि रियल चेंज होता है जब कम्युनिटी लीड करती है और पॉलिसी उनको सपोर्ट करती है। ऐसे माइक्रो लेवल सक्सेस स्टोरीज को अगर नेशनल स्केल पर रेप्लिकेट करेंगे, तो चाइल्ड लेबर को इराडिकेट करना जो है हमारा टारगेट ही नहीं, बल्कि वो रियली अचीव हो सकता है। हमारा अगला टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग ही है। हम बात करते हैं सिंबल्स की। अब होता क्या है, सिंबल्स यूनाइट करते हैं, बट समटाइम्स सिंबल्स ही हमें डिवाइड भी करते हैं। और जब भारत माता जैसे राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर कंट्रोवर्सी हो जाए, तो सवाल उठता है, क्या हम एक ही तस्वीर को अलग अलग नजरिए से देखते हैं? Let's unpack the भारत माता controversy in Kerala beyond just politics. अब ये जो इंसिडेंट हुआ था केरला के एक एनवायरनमेंट डे इवेंट में, भारत माता पेंटिंग को लेकर गवर्नर ने ऑब्जेक्शन रेज किया। उन्होंने इस पेंटिंग को क्रिटिसाइज किया क्योंकि उनके हिसाब से ये आरएसएस वर्जन से रिसेंबल करता है सैफरन फ्लैग और बाकी सारे सिंबोलिज्म के साथ। इस प्रोटेस्ट के जरिए उन्होंने इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के जो इवेंट पर अपना डिसअप्रूवल दिखाया। अभी हम सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं, जहां सिंबल्स भारत माता जैसे तिरंगा, इवन वंदे मातरम पॉलिटिकल बैकग्राउंड बन जाएंगे, तो सिंबल यूनिटी का होना चाहिए। अब ये आइडेंटिटी असर्शन और पॉलिटिकल नैरेटिव का बनता जा रहा है। ये कंट्रोवर्सी एक्चुअल एक गवर्नर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है। इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट भी हाईलाइट करता है, और जहां राजनीतिक अलाइनमेंट और फेडरल फ्रिक्शन दोनों हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इसको ब्रॉडर वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वैल्यूज, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म और टॉलरेंस, इन सब का टेस्ट होता है। सिंबल्स पर डिसएग्रीमेंट आए तो ऐसे में मेच्योर डेमोक्रेसी जो है उसका काम होता है कि वो डाइवर्स इंटरप्रिटेशन को स्पेस दे और राष्ट्रवाद को इंक्लूसिव बनाए। I'm taking this topic especially because यहाँ पे हम दो themes पे फोकस कर सकते हैं। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक गवर्नर की वो किस हद तक इंटरवेन कर सकते हैं, और इफ वी टॉक अबाउट एथिक्स, तो उसमें भी सिंबोलिज्म या रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पब्लिक डिस्कोर्स जैसे थीम्स पे आप ये आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बहुत ही यूनिक कंट्रोवर्सी है, और यू कैन यूज दिस इन समहाउ इन रिसाइटिंग द एग्जाम्पल, और कोई केस स्टडी आ गया पेपर में तो यू कैन टॉक अबाउट दिस। जब भी कोई सिंबल पे कंट्रोवर्सी होगी ना, जैसे, तो उसका हमें हिस्ट्री जानना जरूरी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि जो भारत माता का कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से और कैसे इसका अर्थ समय के साथ बदलता गया।
अब लिटरेरी ओरिजिन की बात करें तो आनंद मठ 1882 सबसे पहली बार भारत माता का आइडिया सामने आया था बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में। ये नॉवल बंगाल फेमिन के दौरान लिखा गया था, जिसमें भारत को एक डिवाइन मदर फिगर के रूप में दिखाया गया। एक माँ जो भूख से पीड़ित लेकिन शक्ति से भरपूर थी। इस नॉवल में वंदे मातरम का जिक्र भी था, जो आगे जाके हमें राष्ट्रवाद का एंथम भी बन गया। इफ वी टॉक अबाउट द विजुअल डिपिक्शन, वहां पे उन्होंने ये किया था कि 1905 में स्वदेशी मूवमेंट के समय में अमिंद्रनाथ टैगोर जी उन्होंने जो है पहली बार भारत माता का आर्टिस्टिक फॉर्म क्रिएट किया। उन्होंने उसे एक सैफरन रोब पहनी हुई 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया, जिसके हाथों में वेदास, व्हाइट क्लॉथ, शीव्स ऑफ राइस ऐसे थे। अब इमेजिन, अब ये इमेज जो है वहां पे कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक स्पिरिचुअल और कल्चरल रेजिस्टेंस को सिंबल की तरह से पेश किया गया था। आइडियोलॉजिकल एडॉप्शन की बात करेंगे तो लेकिन ये जो सिंबल है स्टैटिक ही नहीं रहा, वो बदलता गया। जैसे हमारी जो देश के आजादी का सफर है, उससे लेकर हर पॉलिटिकल स्ट्रीम ने भारत माता को अपने नजरिए से रीइंटरप्रेट किया, चाहे वो कांग्रेस हो या हिंदू महासभा हो या आरएसएस हो। अब किसी किसी के लिए ये धर्म और राष्ट्रवाद का प्रतीक है, तो किसी के लिए इंक्लूसिव नेशनलिज्म का रूप। अब ये समझना यहाँ पे जरूरी है कि भारत माता का कॉन्सेप्ट एक कल्चरल कैनवस है, जिसमें हर युग अपने रंग भरता रहेगा। और जब हम इस प्रतीक को संविधान के दायरे में देखेंगे तो हमें एक बहुत ही इंक्लूसिव रिस्पेक्टफुल डायलॉग की जरूरत पड़ती है। We don't have to emotionally react to such kind of symbols. कुछ इसके implications जानते हैं। सिंबल्स जो होते हैं राष्ट्र की पहचान होते हैं, लेकिन जब वही सिंबल्स कॉन्फ्लिक्ट का कॉज बन जाएंगे तो उनके इम्प्लीकेशन समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। भारत माता कंट्रोवर्सी के बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और सोसाइटल प्रॉब्लम्स सामने आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूट्रलिटी सबसे पहला पॉइंट है ये, क्योंकि गवर्नर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने ऑफिशियल कामों में आइडियोलॉजिकल न्यूट्रल रहेंगे। ये कंट्रोवर्सी ये सवाल उठाता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में इंडिविजुअल आइडियोलॉजी को प्लेस कर सकते हैं। फेडरल टेंशन की बात करेंगे तो ये जो दूसरा डायमेंशन है, केरला गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टग ऑफ वॉर हुआ, वो दिखता है कि भारत क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर अभी तक एक टेस्ट से गुजर रहा है। इस इंसिडेंट में एक डीपर लेयर है जो बताता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ग्राउंड रियलिटी है क्या असल में। इफ यू टॉक अबाउट पॉलिसी रिफॉर्म्स तो तीसरा एंगल बन जाता है, क्योंकि पॉलिसी वैक्यूम का आज भी कल्चरल सिंबल जो होते हैं उनको एक पब्लिक इवेंट्स में दिखाने के लिए क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए। ये इंसिडेंट सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट को गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए ताकि आइडियोलॉजिकली न्यूट्रलिटी और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन दोनों प्रोटेक्ट हो सके। इफ यू टॉक अबाउट कल्चरल प्लूरलिज्म और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में है। भारत एक प्लूरल सोसाइटी है जहां राष्ट्रवाद के सिंबल्स भी इंक्लूसिव ही होने चाहिए। एक सिंगल डोमिनेंट इमेज अगर हम इंपोज करेंगे तो वो बाकी आइडेंटिटीज को एक्सक्लूड करना स्टार्ट होगा। हमारे सिंबल सबको इंक्लूड करते हैं या सिर्फ कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो कंट्रोवर्सी के परे अगर इसको एनालिसिस के द्वारा समझे जाएंगे तो सिंबल सिर्फ विजुअल नहीं होता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, पॉलिटिकल मैच्योरिटी और सोशल हार्मनी को इंडिकेट करता है। और हमें एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट ये टॉपिक एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां पे पॉलिटी और एथिक्स और गवर्नेंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। Whenever you're reading such kind of topics, try to read or analyze the multi-dimensional intersection of the यूपीएससी सिलेबस थी। जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो वी अंडरस्टैंड कि वो एक ग्रंथ नहीं है, एक सामाजिक क्रांति का मैनिफेस्ट होता है। और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी कास्ट, पॉवर्टी और इनजस्टिस से मुंह नहीं मोड़ा है, वो एक रिमाइंडर है कि संविधान एक सोशल ट्रांसफॉर्मर भी है। जस्टिस एंड डिग्निटी, इंक्लूजन एज अ राइट, इट इज नॉट अ चैरिटी। सबसे पहला एलिमेंट है ये कि भारतीय संविधान में इंक्लूजन को चैरिटी नहीं एक फंडामेंटल राइट माना जाता है। जैसे आर्टिकल 15 की बात करेंगे, 16 की बात करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सेफगार्ड दिए गए हैं। ये सिर्फ प्रोटेक्टिव नहीं, एम्पावरिंग
राइट्स हैं। रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो सोशल एम्पावरमेंट तभी होगा जब सोसाइटी के हर हिस्से को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, पंचायत में हो या यूनिवर्सिटीज में हो। आर्टिकल 332 42 तक लेके ए प्रोविजन इंश्योर करता है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को वो भी एक स्टेक होल्डर बने। इंस्टीट्यूशनल एक्सेस की बात करेंगे तो इसमें भी एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इंस्टीट्यूशनल एक्सेस के जरिए कास्ट बैरियर का ब्रेक डाउन हुआ। आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना देता है। और आज भी जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन का फाइट इसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का एक्सटेंशन है। इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये वैल्यू एंकरिंग करते हैं संविधान के की प्रोविजंस। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। We talk about Article 17, abolition of untouchability. Article 332, 348 says political safeguards for SC, STs and OBC. बहुत ही beautifully said by the Chief Justice, becomes very important for your revision. GS पेपर 2 जो है पूरा उसमें कवर हो जाएगा। सोशल जस्टिस का एक एंगल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जब हम ये चीफ जस्टिस के स्टेटमेंट पर थिंक भी करेंगे तो हमें समझना होगा कि संविधान एक बुक ऑफ पावर नहीं, बुक ऑफ पर्पस है, जिसका असली लक्ष्य है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू जस्टिस, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ऐतिहासिक दस्तावेज के तरह नहीं, एक लाइव मार्गदर्शन का बुक है, जहां पे इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटी और हर नागरिक के लिए एक मॉरल कंपास की तरह ये काम करता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरह से आज भी कॉन्स्टिट्यूशन रेलेवेंट बना हुआ है हमारे जर्नी में। अगर हम बात करेंगे मॉरल कंपास की, तो संविधान इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ लीगली बाउंड नहीं करता, मॉरली अकाउंटेबल बनाता है उनको, चाहे जुडिशरी हो, सिविल सर्विसेज हो। कॉन्स्टिट्यूशन उनका डायरेक्शन सेट करता है टुवर्ड जस्टिस, इक्वालिटी एंड फेयरनेस। ये वही कंपास है जिसने इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में भी डेमोक्रेसी को रिवाइव किया था। If we talk about democratization, merit beyond social barriers, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया जहां पे मेरिट और अपॉर्चुनिटी, कास्ट और प्रिविलेज के बाउंड्री को तोड़ता है। Whether it's reservation policies, Article 16 Clause 4 और affirmative action, ये जो है वो डेमोक्रेटाइजिंग स्पिरिट का पार्ट है जो इंडिया को सोशल मोबिलिटी की डायरेक्शन में लेके जाता है। इफ यू टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट, तो हमारे सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना एकेडमिक टास्क हो सकता है, लेकिन असली जरूरत है उसे एक जीवंत और डायनामिक डॉक्यूमेंट के रूप में समझने की। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक सिविक कोड है जो हमें सिखाता है कैसे डिसएग्री करें, प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में रह के। तो कॉन्स्टिट्यूशन आज भी भारत का हार्ट बीट है, जो रूल बुक से ज्यादा एक कलेक्टिव कंसाइंस बन चुका है हमारे लिए। कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, 9 और 10 जून को नॉर्थ अरेबियन सी में इंडिया और यूके ने एक जॉइंट नेवल पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट किया था। इंडियन नेवी के एसेट्स में शामिल थे INS तबर फ्रंटलाइन फ्रिगेट, सबमरीन यूनिट्स, P-81 एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जो स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। वहीं यूके ने डिप्लॉय किया अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जिसमें प्रिंस ऑफ वेल्स नाम का शिप भी था। अब ये मैटर इसीलिए करता है क्योंकि ये एक्सरसाइज सिर्फ एक टैक्टिकल ड्रिल नहीं होती ना, ये एक मैसेज होता है इंडिया पैसिफिक रीजन के लिए। इंडिया यूके डिफेंस टाइज और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इससे। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और कोऑर्डिनेटेड पैट्रोलिंग, ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं इस पे भी हम काम कर रहे हैं। और ये भी दिखाता है कि हम रीजनल पावर हैं, बट अब ब्लू वाटर नेवी का हमारा इंडिया का एक ग्लोबल रीच भी है। इसके अलावा इंडिया और यूके के बीच में 2030 रोड मैप के तहत मल्टी डायमेंशनल कोऑपरेशन हो रहे हैं, AI से लेके ग्रीन एनर्जी तक। और डिफेंस एक्सरसाइज जैसे ये जो ड्रिल होते हैं स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को, ऑपरेशनल रेडीनेस को कवर करते हैं। इस टॉपिक को हम बायलैटरल रिलेशंस में डाल सकते हैं GS पेपर 2 में, और GS पेपर 3 में मैरीटाइम सिक्योरिटी या डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को भी हम लिंक कर सकते हैं। तो कोई भी हो, जैसे क्वाड हो या इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम हो,
ये जो है, ये सारे ड्रिल्स बताते हैं कि आज जियोपॉलिटिकल पावर प्लेस वेव्स के ऊपर भी चलता है और समुद्र के अंदर भी, और भारत उस गेम में फुल्ली एक्टिव है। कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज सिर्फ दिखावा नहीं होता, वो एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक मैसेज होता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडिया यूके नेवल एक्सरसाइज का असली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। मैरीटाइम सिक्योरिटी को हमने डिस्कस किया कि कैसे ये जो जॉइंट एक्सरसाइज है इंडो पैसिफिक रीजन में डिफेंस सिनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, सी लेन्स कम्युनिकेशन जैसे एसएलओसीज के होते हैं, उनके सेफ्टी और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का कमिटमेंट यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग की, तो ये एक्सरसाइज जो है एक सिंबॉलिक जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है, क्वाड टाइप नेवल कोलैबोरेशन के जैसे। चाइना के इंक्रीजिंग असर्टिवनेस के बीच में अगर इंडिया और यूके एक साथ आना सिग्नल करता है कि इंडियन ओशन रीजन इज नॉट ओपन फॉर यूनिलैटरल डोमिनेंस। हम बायलैटरल रिलेशन की बात करेंगे तो ये ड्रिल इंडिया यूके के बीच में जो 2030 का रोड मैप है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी था। इस रोड मैप में मैरीटाइम कोऑपरेशन को स्ट्रेटेजिक पिलर के रूप में ये लोग देख रहे हैं। ऐसे एक्सरसाइज ट्रस्ट बिल्ड करते हैं जो फ्यूचर डिफेंस डील्स और लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट के लिए एक ग्राउंड रेडी करता है। तो चाहे आप GS2 में इसका मेंशन करें, आईआर के लिए हो सकता है, या GS3 के जो सिक्योरिटी एंगल से भी आप इसको देख सकते हो। ये जो नेवल ड्रिल्स बताते हैं ना कि डिप्लोमेसी और डिफेंस आजकल के एक डेक पर ही खड़े हैं। एंड ये जो एक्सरसाइज होते हैं, इनके नाम होते हैं, आपको याद रखना होगा, इसको रिवाइज करते रहना होगा जो भी न्यूज में होते हैं साल भर में। तो इसका क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रीलिम्स एग्जाम में भी। अब जानते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा दिखेगा। जब दो देश मिलकर समुद्री सुरक्षा की बात करेंगे तो सिर्फ वॉरशिप नहीं, स्ट्रेटेजिक फ्यूचर भी डिजाइन होता है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडिया यूके के मैरीटाइम कोऑपरेशन का आगे का रास्ता कैसा हो सकता है। जॉइंट इंडो पैसिफिक पोस्चर की बात करेंगे तो यूके का अब एक्टिवली इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, और इस टिल्ट के सेंटर में है इंडिया। ये रीइंफोर्स करता है कि भारत आज के मैरीटाइम आर्किटेक्चर का कोर स्टेक होल्डर बन चुका है, जहां पे पीस कीपिंग और पावर प्रोजेक्शन दोनों में उसका रोल बहुत ही क्रूशियल है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात होती है तो जहां पे को डेवलपमेंट पोटेंशियल दिखता है, दोनों देश डिफेंस प्रोडक्शन कोलैबोरेशन की तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं, स्पेशली नेवल प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम इंटीग्रेशन में। इंडिया की मेक इन इंडिया और यूके की टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के बीच अगर सिनर्जी हो जाएगी तो जॉइंटली एडवांस्ड ऑपरेशन पे हम फोकस कर पाएंगे। नेवल डिप्लोमेसी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रिल मानी जाती है। ह्यूमैनिटेरियन मिशंस होते हैं, पोर्ट्स विजिट होते हैं, जॉइंट पेट्रोल होता है। ये सब इंडिया का जो एक सॉफ्ट पावर का प्रोजेक्ट है उनमें ये ऐड हो जाएगा। और ये मॉडल जो है एक्ट और सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, सागर जैसे पॉलिसीज को भी इन्फोर्स करता है। तो इंडिया यूके का मैरीटाइम पार्टनरशिप प्रेजेंट कोऑपरेशन नहीं है, फ्यूचर इनोवेशन, डिप्लोमेसी और डिफेंस ऑटोनॉमी का भी एक प्लेटफॉर्म है। ये ओशन में हो रहा एक साइलेंट हैंडशेक है जो जियोपॉलिटिक्स के मैप को बहुत ही क्वाइटली रीड्रॉ कर रहा है। We have to keep following such news. So let's move towards our next topic. जब AI डॉक्टर के हाथ में टूल्स बन जाता है तो सवाल उठता है, क्या फ्यूचर मेडिसिन मशीन फ्रेंडली होगा या ह्यूमन सेंटर्ड होगा। आज का टॉपिक है AI इन इंडिया एंड हेल्थ केयर, जहां लेटेस्ट इनोवेशंस ने ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक्स और इवन डेथ के बाद के साइंस को रीडिफाइन कर दिया है। गर्भिणी GA2 AI मॉडल जो है प्रेगनेंसी केयर वाया AI, इस AI मॉडल को डेवलप किया है IIT मद्रास और THSTI फरीदाबाद ने। ये मॉडल अल्ट्रासाउंड स्कैन्स के बेसिस पर जेस्टेशनल एज यानी गर्भावस्था की अवधि प्रेडिक्ट करता है विद अ हाई प्रिसीजन। ये स्पेशली उन रीजन्स के लिए हेल्पफुल रहेगा जहां डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो लो होता है और प्रेगनेंसी मॉनिटर डिफिकल्ट हो जाती है। प्रैक्टिकल बेनिफिट्स की बात करेंगे तो इट विल गिव अस द एक्यूरेट एंटीनेटल केयर या रिड्यूस मैटरनल रिस्क एक्सेट्रा को। वर्चुअल ऑटोप्सी पोस्टमार्टम का जो मतलब प्रोसेस है उसको कैसे रिडिफाइन किया उसने। दूसरा ब्रेक थ्रू है ये एक नॉन इन्वेजिव मेथड है जहां पे AI जनरेटेड 3D स्कैन से पोस्टमार्टम किया जा सकता है
बिना शरीर को काटे। इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में डॉक्टर अजय पटोरी ने इसे इम्प्लीमेंट किया है, स्पेशली सेंसिटिव केसेस में, जैसे ट्राइबल डेथ्स या कस्टोडियल डेथ्स, जहाँ डिग्निटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों की जरूरत होती है। अब इसका एक ब्रॉडर व्यू देखोगे तो ये दोनों एग्जाम्पल दिखाते हैं एआई सिर्फ एफिशिएंसी नहीं ला रहा, वो डिग्निटी, इक्वालिटी उसको भी साथ लेके आ रहा है। लेकिन इन टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी हो सकता है, और इसीलिए जरूरी है एक कानूनी ओवरसाइट की, ह्यूमन ओवरसाइट की। AI should assist doctors and not replace them literally। इसका रेलेवेंस हम दे सकते हैं जीएस पेपर 3 में। जब भी कोई साइंस एंड टेक की बात होगी या ह्यूमन डिग्निटी इन एआई जैसे थीम्स आप ऐसे में भी लिख सकते हो। तो एआई और हेल्थ केयर का मिलन एक नया दौर का आरंभ है, जहां डायग्नोसिस फास्ट होगा, ट्रीटमेंट पर्सनलाइज्ड होगी और मेडिकल जस्टिस भी एथिकल होगा। लेकिन एआई के पास एल्गोरिदम हो सकता है, इंसान के पास अनुभव है, संवेदन है। That becomes more important. AI technology can be helpful, but we cannot replace it with human touch. अगर artificial intelligence जो है हेल्थ केयर में भी आ जाएगा तो एक डेटा ड्रिवन प्रेडिक्शन सिस्टम बन जाएगा। अभी लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो AI के प्रोडक्ट्स हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो AI मॉडल्स हैं वो कैसे हेल्थ केयर में कैसे कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग की जो बात की हमने पहले भी, AI मॉडल्स होते हैं जैसे गर्भिणी GA2 अब जेस्टेशनल एज को और कॉम्प्लिकेशंस का प्रिडिक्शन कर पाएंगे। अब टेक्नोलॉजी जो माँ और बच्चे के बीच ट्रस्ट का ब्रिज बन सकती है। यहाँ पे डिसीज डिटेक्शन की बात करेंगे तो AI टूल्स कैंसर डायग्नोसिस, डायबिटिक रेटिनोपैथी और इवन कार्डियक रिस्क प्रिडिक्शन में असिस्ट कर सकता है। ये टूल्स रियल टाइम इमेज डेटा और पास्ट रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करता है। मेडिकल चैटबॉट्स भी बात करेंगे तो व्हाट्सएप बेस्ड मेडिकल बॉट्स होते हैं, रिमोट एरियाज में फ्रंटलाइन वर्कर के साथ एक्ट करते हैं। दवा का जो स्केड्यूल बताना हो या सिम्टम्स एक्सेस करना हो या कोई AI जो है ये सब हैंडल करेगा इन लोकल लैंग्वेजेस एंड विद मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ रिकॉर्ड्स की भी बात करोगे तो प्रेडिक्टिव केयर वाया बिग डेटा, AI एनेबल्ड पेशेंट का जो रिकॉर्ड्स होते हैं अब हॉस्पिटल्स के लिए एक डेटा माइन बन गया है, जहां से प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की मदद से पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स प्लान किए जा सकते हैं। अब हेल्थ केयर का फ्यूचर AI के साथ जरूरी है, लेकिन AI को सपोर्टिव डॉक्टर बनाया जाना चाहिए। डिसीजन मेकर नहीं बना सकते उसको, और तभी हम बना पाएंगे एक हेल्थ सिस्टम को एक्यूरेट भी और एम्पैथेटिक भी। अगर AI का जो पार्टिसिपेशन है वो अगर हम हेल्थ केयर में देखेंगे तो the innovation always comes with certain challenges। तो let's understand कि AI के हेल्थ केयर एप्लीकेशन के साथ क्या क्या चैलेंजेस जुड़े हैं। We talk about automation bias, over trusting machine। पहला चैलेंज ये होता है कि जब हम ह्यूमन डॉक्टर्स या नर्सेस मशीन के प्रेडिक्शन पर ब्लाइंड टेस्ट करने लगेंगे तो विदाउट क्लिनिकल जजमेंट गलतियां बढ़ जाएंगी। AI टूल्स को असिस्टेंट की तरह यूज करना चाहिए, अथॉरिटी की तरह नहीं। प्रिवेसी कंसर्न्स भी हो सकते हैं, डेटा का रिस्क हो सकता है। दूसरा चैलेंज ये इसीलिए बनता है क्योंकि मेडिकल डेटा का लीकेज मिसयूज के बाद को एक बहुत ही एथिकल वायलेशन माना जाता है। इंडिया में अभी भी मेडिकल AI के लिए सेक्टर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है ही नहीं, तो इसके चलते दिस बिकम्स अ चैलेंज। रेगुलेटरी गैप्स तो होते ही हैं, नो नेशनल स्टैंडर्ड्स येट। तो AI डिवाइसेस या एल्गोरिथम्स को कैसे सर्टिफाई किया जाता है या उनका ट्रायल होना चाहिए, कैसे क्लिनिकल ड्रग्स का होता है वैसे वाला ट्रायल, या सब अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। रेगुलेटरी कोई क्लैरिटी बिना AI टूल्स लीगली बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएंगे उनका इम्प्लीमेंटेशन। और एक और बहुत ही चिंता की बात यह है कि AI विल टेक अवे जॉब्स ऑफ लैब टेक्नीशियंस, पैथोलॉजिस्ट और जूनियर डॉक्टर्स। भारत जैसे कंट्री में जहां एम्प्लॉयमेंट सेंसिटिव इशू है, AI adoption must be accompanied with a reskilling strategy। अब डेटा क्वालिटी की बात करें तो गार्बेज इन गार्बेज आउट हो जाएगा। AI तभी एक्यूरेट होता है जब इनपुट डेटा एक्यूरेट हो, लेकिन इंडिया में रूरल हेल्थ केयर डेटा इनकंसिस्टेंट होता है, इनकम्प्लीट होता है, और AI मॉडल्स रॉन्ग प्रेडिक्शन दे सकेंगे। सो क्वालिटी हेल्थ केयर AI नीड्स क्वालिटी डेटा फर्स्ट। तो AI इन हेल्थ केयर इज लाइक अ सर्जिकल नाइफ, पावरफुल होता है, प्रिसाइज होता है, बट रिस्की विदाउट कंट्रोल।
Human oversight, legal safeguards and ethical frameworks are not optional. वो एक फाउंडेशन बन जाएंगे ऐसे टेक्नोलॉजीज को यूज करने से पहले. AI in healthcare gives speed, precision और efficiency. बट अगर एथिक्स का कंपास हो तो ये मेडिकल मिरेकल से मेडिकल मिसहैप भी बन सकता है. इसीलिए जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव एथिकल AI फ्रेमवर्क. Human oversight. Human only should decide. AI should assist. They should not replace the doctors. अब ये एक हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए जहां पे AI डायग्नोसिस में सपोर्ट करेगा पर फाइनल डिसीजन डॉक्टर्स ही लेंगे. इफ यू टॉक अबाउट रेगुलेशन एंड ऑडिट्स तो वो बहुत ही लीगली साउंड इनोवेशन होना चाहिए. इंडिया को अब जरूरत है सेक्टर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की, अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेवलपर्स, इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ पेशेंट, रेगुलर AI ऑडिट मैकेनिज्म जैसे framework की. Without this, AI can become an unregulated medical hazard. If we talk about contextual designs, India's diversity matters. हेल्थकेयर AI को इंडिया के डाइवर्स डेटा पे ट्रेन करना होगा ना. डिसीज, डायलेक्ट्स, डेमोग्राफिक्स सब अलग हुए हैं इंडिया में और डेवलपमेंट प्रोसेस में एथिक्स भी और पेशेंट्स दोनों को शामिल करना चाहिए ताकि टूल इंक्लूसिव हो, बायस नहीं हो. तो AI जो है सिर्फ टेक्नोलॉजिकल टूल नहीं है, इट्स अ मॉरल इंस्ट्रूमेंट. और जब तक इसे डिजाइन करने वाले लोग ह्यूमन डिग्निटी को सेंटर में नहीं रखते तब तक AI हेल्थ केयर का सेवियर नहीं, वो एक बहुत ही रिस्की इनोवेशन साबित हो सकता है. सो वी रीच द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन जब हमने देखा कि इंटरनेशनल रिलेशन जैसे इंडिया इज वॉकिंग द टॉक ऑन द स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी. From trade deals with US to defense synergy with UK. भारत की फॉरेन पॉलिसी असर्टिव भी है और एडेप्टिव भी है. सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो वेलपुर का मॉडल हमें बताता है कि सामाजिक बदलाव सिर्फ सरकार से नहीं समुदाय से भी होता है. ग्रास रूट एफर्ट्स जो है कैन बिकम नेशनल केस स्टडी. पॉलिसी के पेजेस से ग्राउंड रियलिस्टिक का जर्नी. कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज भी डिस्कस किए हमने कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. वेदर सोशल जस्टिस, कास्ट बैरियर, इट रिमेन्स आवर मॉरल एंड लीगल एंकर. जो चीफ जस्टिस का मैसेज था, Constitution still has its gaze fixed on injustice. If we then after that we spoke about technological balance जहाँ पे AI कैसे हेल्थ केयर में पोटेंशियल है बट ओनली व्हेन ह्यूमन ओवरसाइट और एथिकल रेगुलेशन साथ चले. ये बैलेंस बनाना होगा वरना AI सोल्यूशन से ज्यादा हमें कंफ्यूज भी कर देगा. तो हमने देखा कि चाहे जियोपॉलिटिक्स हो या एक विलेज का गवर्नेंस हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोडिंग हो, यूपीएससी का सिलेबस हर जगह है. आपका काम है उसी एंगल से हर आर्टिकल को पढ़ना, उसको डिकोड करना. तो एक पॉलिसी मेकर, एक फ्यूचर पॉलिसी मेकर इस सब इश्यूज को कैसे समझेगा, आप अभी से उसका प्रैक्टिस करना. डू रिवाइज योर करंट अफेयर्स एवरी टाइम. स्टैटिक्स को जब भी आप रिलेट करोगे तो वहां पे वो तुरंत एग्जांपल्स नोट करते जाना, वेयर यू विल बी एबल टू have a very consolidated notes with you when it comes to revision. So this is it for today's session. I shall meet you tomorrow. Thank you for all this. Veranda IAS, where your dream becomes reality.